আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। पूर्वोत्तर भारत के राज्य और पश्चिम बंगाल के कोलकाता के बीच समुद्री मार्ग से एक वैकल्पिक संपर्क स्थापित किया जाएगा। इस दिशा में नई दिल्ली ने विशेष योजना तैयार की है। इस योजना का उद्देश्य बांग्लादेश पर निर्भरता को कम करना है। भारत ने सेवन सिस्टर्स यानी पूर्वोत्तर के राज्यों को समुद्री मार्ग से जोड़ने के लिए एक नई परियोजना शुरू की है, जिसमें बांग्लादेश को बाईपास किया जाएगा। सरकार ने मेघालय के शिलोंग से असम के सिलचर तक एक नया नेशनल हाईवे प्रस्तावित किया है। यह सड़क म्यांमार के महत्वपूर्ण मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट का विस्तार भी है। इस परियोजना से कोलकाता सी पोर्ट और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच समुद्री संपर्क का एक नया वैकल्पिक मार्ग स्थापित होगा। भारत के नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से ये जानकारी राष्ट्र मीडिया में दी गई है। उल्लेखनीय है कि हाल ही में मार्च में बीजिंग यात्रा के दौरान बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने कहा था कि पूर्वोत्तर भारत एक लैंडलॉक्ड क्षेत्र है और इस क्षेत्र के लिए समुद्र तक पहुंच का एकमात्र रास्ता ढाका है। इसके तुरंत बाद भारत सरकार ने इस वैकल्पिक योजना पर काम शुरू कर दिया। शिलोंग के नजदीक मौलिनखुंग से सिलचर के पास पाथरग्राम तक NH6 के किनारे प्रस्तावित ये 166.8 किलोमीटर लंबी 4 लेन की सड़क पूर्वोत्तर भारत का पहला हाई स्पीड कॉरिडोर होगा। इस परियोजना को मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की ओर से NHIDCL द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है और इसे वर्ष 2030 तक पूरा करने का लक्ष्य है। दूसरी ओर म्यांमार में कलादन मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित है। यह परियोजना कोलकाता पोर्ट को म्यांमार के रखाइन राज्य के सितवे पोर्ट से जोड़ती है। सितवे से माल कलादान नदी के जरिए म्यांमार के पलटवा और फिर सड़क मार्ग से मिजोरम के जोरिनपुई तक पहुंचता है। यह परियोजना जोरिनपुई से मिजोरम के लुंगलेई होते हुए आइजोल तक जाएगी, जिसे भी NHIDCL द्वारा बनाया जा रहा है। यह न केवल पूर्वोत्तर भारत का पहला हाई स्पीड कॉरिडोर होगा, बल्कि पहाड़ी क्षेत्रों में भी इस तरह का पहला प्रोजेक्ट है। शिलोंग सिलचर मार्ग इसलिए भी अहम है क्योंकि सिलचर मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर और असम के बराक घाटी का प्रमुख जंक्शन है। इस वजह से ये प्रोजेक्ट पूरे पूर्वोत्तर के लिए एक मुख्य संपर्क मार्ग बन जाएगा और एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत भारत के पूर्वी दरवाजे के रूप में इस क्षेत्र को विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। विशेषज्ञों का ऐसा ही मानना है। कलादान परियोजना की मदद से भारत अब बांग्लादेश पर निर्भर हुए बिना विशाखापट्टनम और कोलकाता जैसे सीपोर्ट से माल पूर्वोत्तर तक पहुंचा सकेगा। इसके बाद ये हाई स्पीड कॉरिडोर सड़क मार्ग से परिवहन को सुनिश्चित करेगा, जिससे इस क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा, ऐसा मानना है नई दिल्ली का। फिलहाल भारत की मुख्य भूमि को पूर्वोत्तर से जोड़ने वाला एकमात्र मार्ग सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जिसे चिकन नेक के नाम से भी जाना जाता है। इसके अतिरिक्त 2 और प्रवेश मार्ग है, एक बांग्लादेश के माध्यम से और दूसरा म्यांमार के रास्ते। हालांकि बांग्लादेश सरकार ने बंगाल की खाड़ी तक पहुंच को सीमित कर दिया है, जैसा कि मोहम्मद यूनुस ने अपने वक्तव्य में कहा। इसलिए भारत और म्यांमार ने कलादान परियोजना को संयुक्त रूप से वैकल्पिक समाधान के रूप में चिन्हित किया है। आशा की जा रही है कि शिलोंग सिलचर हाईवे का निर्माण पूरा होने से पहले यह समुद्री संपर्क पूरी तरह चालू हो जाएगा। भारत सरकार ने 30 अप्रैल को इस 22,864 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजना को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना के कुल मार्ग में मेघालय में 144.8 किलोमीटर और असम में 22 किलोमीटर हिस्सा है। इस नए मार्ग के चालू होने पर यात्रा का समय 8.5 घंटे से घटकर सिर्फ 5 घंटे रह जाएगा। यह नया राजमार्ग सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर निर्भरता को भी कम कर देगा। शिलोंग सिलचर प्रोजेक्ट एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर आधारित होगी, जिसे हाइब्रिड एन्युटी मोड में कार्यान्वित किया जाएगा। इसमें 19 बड़े पुल, 153 छोटे पुल, 326 कलवर्ट, 22 अंडरपास, 26 ओवरपास, 8 कम ऊंचाई वाले सबवे और
34 वायडक्ट होंगे। इससे पहले बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता और श्रमिकों की सुरक्षा के कारण भारत ने रेल संपर्क परियोजनाओं की फंडिंग और निर्माण कार्य स्थगित कर दिया था। इस निर्णय से कम 3 मौजूदा प्रोजेक्ट रुक गए और 5 अन्य प्रोजेक्ट का सर्वेक्षण कार्य भी बंद हो गया। इन सभी प्रोजेक्ट का उद्देश्य था बांग्लादेश के माध्यम से भारत के पूर्वोत्तर को मुख्य भूमि से जोड़ना। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। पाकिस्तान पर कूटनीतिक स्तर पर दबाव बढ़ाने के लिए भारत विभिन्न देशों की सरकारों तक अपनी बात पहुंचाएगा। इसके लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसदों की प्रतिनिधि मंडली तैयार की गई है। शनिवार को संसदीय कार्य मंत्रालय ने इन नेताओं के नामों की घोषणा की। सैन्य मोर्चे पर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। महज 3 घंटों में पाकिस्तान की 11 सैन्य चौकियों को नष्ट कर दिया गया। अब भारत कूटनीतिक स्तर पर पाकिस्तान पर और अधिक दबाव बनाने की दिशा में सक्रिय हो गया है। इस दिशा में विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसदों का प्रतिनिधिमंडल विश्व के विभिन्न देशों की सरकारों से संपर्क करेगा। यह प्रतिनिधिमंडल संबंधित देशों की सरकारों को भारत पाकिस्तान के हालिया संघर्ष के संदर्भ में भारत के कदमों की जानकारी देंगे। केंद्र सरकार सभी दलों के सांसदों को शामिल करते हुए 7 प्रतिनिधि मंडल विदेश भेजेगी। हर प्रतिनिधि मंडल में 5 सांसद होंगे, जिनमें से एक नेतृत्व की भूमिका निभाएगा। शनिवार को संसदीय कार्य मंत्रालय ने जिन नेताओं के नामों की घोषणा की है, उनमें बीजेपी से रविशंकर प्रसाद और बैजयंत पांडा, कांग्रेस से शशि थरूर, जेडीयू से संजय कुमार झा, डीएमके से कनिमोझी करुणानिधि, एनसीपी एसपी से सुप्रिया सुले और शिंदे गुट के शिवसेना से श्रीकांत एकनाथ शिंदे शामिल है। इन 7 प्रतिनिधि मंडल का दौरा 23 या 24 मई से शुरू होकर अगले 10 दिनों तक चलेगा। ये दल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों समेत प्रमुख वैश्विक देशों का दौरा करने वाले हैं। सरकार ने बताया कि इन दौरों के दौरान भारत की आतंकवाद के खिलाफ नीति, ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत पाकिस्तान पर कार्रवाई के कारण और तरीका स्पष्ट रूप से इन देशों को बताया जाएगा। हर प्रतिनिधिमंडल में से 5 से 6 सांसद होंगे, जो अमेरिका, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, कतार और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों में जाकर भारत की स्थिति को स्पष्ट करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। त्रिपुरा में पशुपालन और मत्स्य पालन की अपार संभावनाएं हैं। जरूरत है इसे प्रोत्साहित करने की। शनिवार को बामुटिया में पूर्वोत्तर भारत के सबसे बड़े दुग्ध उत्पादन केंद्र का औपचारिक उद्घाटन करते हुए केंद्रीय पशुपालन विकास मंत्री राजीव रंजन सिंह ने यह बात कही। उन्होंने यह भी बताया कि आने वाले दिनों में पशुपालन विकास मंत्रालय की ओर से एक प्रतिनिधि मंडल राज्य में आएगा और दुग्ध पशुपालन एवं मत्स्य उत्पादन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेगा। लेकिन हाँ, चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहाँ हैं और सुधांशु दास जी भी हैं, हमने अभी माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा कि आज तो हम बामुटिया इस उद्घाटन समारोह में आए हैं, लेकिन त्रिपुरा राज्य में पशुपालन और मत्स्य पालन के क्षेत्र में अपार संभावना है, जिसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। और हमने इनसे अनुरोध किया है कि हम आपसे बात करके एक दिन हम पशुपालन और मत्स्य पालन के सभी अधिकारियों को लेकर एनडीडीबी के, एनएफडीबी के सारे अधिकारियों से लेकर आपकी उपलब्धता के अनुसार अगरतला आएंगे और बैठकर हम लोग चर्चा करेंगे और केंद्र सरकार की तरफ अगले 5 वर्षों में राज्य को मछली, मांस, दूध और अंडे के मामले में आत्मनिर्भर बनना होगा। इस दिशा में केंद्र सरकार से सहयोग की मांग की गई है। बामुटिया में उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी डेयरी का औपचारिक उद्घाटन करते हुए यह बात मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कही।
राज्य को अगले 5 वर्षों में मछली, मांस, दूध और अंडे के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना होगा। 16 मई को डोनर मंत्रालय की बैठक में इस विषय पर चर्चा की गई थी, जिसमें केंद्र सरकार से सहयोग मांगा गया। शनिवार को बामुटिया के काली बाजार में उत्तर पूर्व की सबसे बड़ी डेयरी का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने ये जानकारी दी। वर्तमान में पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रति व्यक्ति अंडे की उपलब्धता में त्रिपुरा पहले स्थान पर है, जबकि दूध के मामले में राज्य दूसरे स्थान पर है, ऐसा मुख्यमंत्री ने बताया। 16 এপ্রিল আপনারা নিশ্চয়ই খবর কাগজে দেখেছেন যে ডোনার মিনিস্ট্রির সাথে আমার ভিডিও কনফারেন্স হয়েছে, যে এবং বিশেষ করে এই সেক্টরে যাতে আমরা আরো বেশি কিছু দুধ, মাছ, ডিম ও মাংসের উৎপাদন আমরা যাতে সেলফ রিলায়েন্স হতে পারি, তার জন্য বিভিন্ন বিষয় আমরা কি কি করেছি সেই বিষয়টিও আমরা এই ডোনার মিনিস্ট্রির কাছে রেখেছি এবং আরো যেসব আমাদের সহায়তা দরকার সেই কথাগুলো ওনাদের কাছে রেখেছি। এখানে মাননীয় মন্ত্রী বাহাদুর ইউনিয়ন মিনিস্টার নিজে এসেছেন, উনি নিজেই স্বতঃস্ফূর্ত ভারতে বলছেন যে আমরা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেব। কাছে ডোনার মিনিস্ট্রি ছাড়াও ওনার মাধ্যমে আমরা সেই কাজটা আমরা করতে পারবো। তো এর জন্য ওনাকে আবার ধন্যবাদ দেব। আমাদের একটা টার্গেট আছে আগামী 5 বছরের মধ্যে মাছ, মাংস, দুধ, ডিমের যাতে উৎপাদন আমরা স্বয়ং সম্পূর্ণ হতে পারি সেই দিকটা আমাদের দেখতে হবে এবং আমি আশা করি আমাদের যারা মিনিস্টার বাহাদুররা আছেন ওনারা এবং অন্যান্য যারা স্টাফরা আছেন ওনার টিমরা সেই দিকেই কাজ করছেন। আমরা 2018-19 সাল আমরা দুধ, মাংস এবং ডিমের মাথাপিছু যে প্রাপ্যতা সেটা কিন্তু এখন পর্যন্ত আমরা কিন্তু ব্যালেন্স রাখতে পেরেছি এবং ডিমের মাথাপিছু প্রাপ্যতার কথা যদি আমি বলি পার ক্যাপিটা যদি অ্যাভেলেবিলিটির দিক থেকে নর্থ ইস্টের মধ্যে আমরা কিন্তু প্রথম স্থানে আমরা আছি। দুধের যদি পার ক্যাপিটা অ্যাভেলেবিলিটির কথা বলি त्रिपुरा नॉर्थ ईस्टर्न জোনের মধ্যে সেকেন্ড পজিশনে এখানে আছে। उत्तर पूर्व की सबसे बड़ी इस दुग्ध उत्पादन केंद्र की स्थापना के लिए 3.57 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई गई है। यहां से होमोजेनाइज्ड और पशुकृत दूध का उत्पादन होगा। इस प्रक्रिया में गुणवत्ता बनाए रखना जरूरी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने ऐसा ही जानकारी दी। প্রায় 3.57 একর আমরা ত্রিপুরা সরকারের থেকে আমরা জমি দিয়েছি। আমরা লিজে এই যে জমিটা গোমতী কোঅপারেটিভ মিল্ক প্রোডিউসার্স ইউনিয়ন লিমিটেডকে আমরা দিয়েছি। আমার সত্যিই ভালো লাগছে যে এখানে বিভিন্ন ধরনের যিনি চেয়ারম্যান আছেন রতনবাবু অলরেডি বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এখানে এই প্ল্যান্টে হোমোজেনাইজড এবং যেটাকে বলে পাস্তুরাইজড এবং ভিটামিন এ এবং ডি ফোর্টিফাইড টোন্ড মিল্ক, ডাবল টোন মিল্ক, স্লিম মিল্ক এবং গোল্ড মিল্ক সেগুলো এখানে প্রডিউস হবে এবং যেখানে যার প্রয়োজন শারীরিক অবস্থার উপর নির্ভর করে যে দুধ খেলে যেরকম তাদের দরকার বিভিন্ন ধরনের দুধ এখানে তৈরি হবে। শুধু তাই নয়, এখানে প্যাকেটের মাধ্যমে পনির, দই, পাস্তুরাইজড লস্যি, ফ্লেভার্ড মিল্ক, আইসক্রিম ইত্যাদি এই বিষয়ে আলোচনা হয়েছে, সেগুলো এখানে তৈরি হবে এবং আমি আশা করি সারা ত্রিপুরার মধ্যে অলরেডি এই আমাদের যে গোমতীর কোঅপারেটিভের নাম সবাই জানে এবং আমি আশা করব যে তারা যে গুণগত মান বজায় রেখে आगामी दिन तारा सप्लाई करबे এবং মানুষের সেই সুযোগটা আসবে। गोमती प्लांट 2 नामक इस नए दुग्ध प्रसंस्करण इकाई की क्षमता प्रतिदिन 40,000 लीटर है। राज्य सरकार ने हाल ही के बजट में गोमती मिल्क यूनियन के लिए 2 करोड़ रुपए का आवंटन भी किया है। वर्तमान में 5,000 किसान 178 दुग्ध उत्पादक समितियों से जुड़े हुए हैं। लगभग 27 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित यह दुग्ध उत्पादन केंद्र उत्तर पूर्व भारत की सबसे बड़ी डेयरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। राज्य में इस वर्ष से 3 नए डिग्री कॉलेज की शुरुआत होने जा रही है। काकड़ाबौन, कोरबुक और अंबासा में ये डिग्री कॉलेजेस शुरू किए जाएंगे। इस संबंध में राज्य सरकार ने अधिसूचना पहले ही जारी कर दी है। चालू शैक्षणिक सत्र से राज्य में 3 नए कॉलेजों की शुरुआत की जाएगी। इस संबंध में राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है।
उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के प्रचार और उच्च शिक्षा के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से 2025 से 26 सत्र से राज्य में 3 नए डिग्री कॉलेजों की शुरुआत की जाएगी। इन कॉलेजों की स्थापना गोमती जिले के काकड़ाबौन और कोरबुक में तथा धौलाई जिले के अंबासा में की जाएगी। उच्च शिक्षा विभाग ने बताया है कि इन कॉलेजों का उद्देश्य विभिन्न विषयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है, जिससे इन क्षेत्रों के सामाजिक और आर्थिक विकास में योगदान मिलेगा। इन कॉलेजों में विभाग द्वारा समय समय पर संसाधनों की उपलब्धता और मांग के आधार पर पाठ्यक्रमों की संख्या और सीटें निर्धारित की जाएंगी। छात्र छात्राओं का दाखिला विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार किया जाएगा। आरक्षण व्यवस्था भी राज्य सरकार के नवीनतम कानूनों और नियमों के अनुसार लागू की जाएगी। कॉलेजों में शिक्षण से संबंधित सभी विषय, परीक्षा व्यवस्था और पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय के नियम अनुसार संचालित होंगे। आवश्यकता अनुसार प्राचार्य, शिक्षक और गैर शिक्षकीय स्टाफ की नियुक्ति की जाएगी, ऐसा उच्च शिक्षा विभाग ने बताया। वर्तमान में त्रिपुरा में कुल 15 सामान्य डिग्री कॉलेज है। गौरतलब है कि राज्य में उच्च शिक्षा में छात्राओं के नामांकन अनुपात में वृद्धि हुई है। 2024 से 25 शैक्षणिक सत्र में 37,450 छात्राएं सामान्य डिग्री कॉलेजों में दाखिल हुई, जबकि छात्रों की संख्या 35,800 रही। 2023 से 24 में छात्रों की संख्या 35,800 और छात्राओं की संख्या 35,650 थी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने यह बताया कि 2022 से राज्य के सामान्य डिग्री कॉलेजों में छात्राओं को फीस नहीं देनी पड़ती, जिसकी वजह से उच्च शिक्षा में लड़कियों के दाखिलों में बढ़ोतरी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि वर्तमान शैक्षणिक सत्र से त्रिपुरा में 3 नए सरकारी डिग्री कॉलेज शुरू किए जाएंगे। अंबासा, काकड़ाबौन और कोरबुक में ये 3 नए सामान्य डिग्री कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने प्रतिक्रिया में कहा कि यह निर्णय राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के प्रसार को और अधिक गति देगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा के अवसरों के विस्तार के हिस्से के रूप में 3 नए सरकारी सामान्य डिग्री कॉलेज स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इससे स्थानीय छात्रों को उच्च शिक्षा के बेहतर और सुलभ अवसर मिलेंगे तथा राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के प्रसार को गति मिलेगी। बाकी खबरें ब्रेक के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। প্রথম আলো এলো শুদ্ধ সকাল, শুদ্ধ সলিলে আজ বাজালো ত্রিতাল, মন্দিরে শুদ্ধ পূজার ধ্বনি, অগ্নি শুদ্ধ হলো সিঞ্জিনি, পরিণীতা নারী তুমি অনুপমা, শুদ্ধ সোনায় সাজো হে নিরুপমা। শুদ্ধতার স্বর্ণ মন্দির, কালিকা জুয়েলার্স, আগরতলা। একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না, শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। आगे की खबरें कुछ इस प्रकार है। भारतीय सेना ने पहलगाम में आतंकवादियों के खिलाफ की गई कार्रवाई के तहत ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। भारतीय सैनिकों की वीरता को अगरतला प्रेस क्लब ने सम्मानित किया। शनिवार को प्रेस क्लब परिसर में आयोजित एक समारोह में भारत के वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। अगरतला प्रेस क्लब के अध्यक्ष प्रणब सरकार ने कहा कि भारतीय सेना की ऐसी वीरता पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। দেশের মধ্যে সম্ভবত প্রথমেই আমরা সেনাবাহিনীদের স্যালুট জানানোর জন্য আপনারা দেখেছেন যে বিগত কয়েকদিন ধরে সেনাবাহিনী কি ধরনের ঝুঁকি নিয়ে পাকিস্তানকে ওনারা কার্যত নাস্তানাবুদ করে দিয়েছে। তো এটা আমরা
এদেরকে স্যালুট জানানোর জন্য 21 मई से त्रिपुरा प्रदेश भाजपा रानी अहिल्याबाई होलकर की जयंती के उपलक्ष्य में 10 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। इसी विषय को लेकर त्रिपुरा प्रदेश भाजपा ने एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक की। रानी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती को यादगार बनाने के लिए त्रिपुरा प्रदेश भाजपा ने 21 से 31 मई तक विशेष कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की है। इस कार्यक्रम के माध्यम से रानी अहिल्याबाई के धार्मिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक विरासत, सुशासन और सामाजिक सुधारों को जनता तक पहुंचाया जाएगा। जनसंपर्क, संवाद, महिलाओं की पदयात्रा, प्रतियोगिताएं और अन्य गतिविधियों के जरिए यह 10 दिवसीय समारोह मनाया जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए शनिवार को पार्टी के मुख्यालय में एक अहम संगठनात्मक बैठक आयोजित की गई। জন্য যেগুলো অবাক করার মতো, যেগুলো আজকে আমরা আলোচনা করি সেগুলো উনি 17 সালে করেছেন। যেমন বিধবা মহিলাদের উনি অধিকার দিয়েছিলেন যেন ওরা বিজনেস করতে পারে, ওনারা যেন সম্পত্তির অধিকারী হতে পারে, সম্পত্তি কেনা বেচা করতে পারে। তো সেই অহল্যাবাই হোলকার, যার 1700 খ্রিস্টাব্দের বিদেশ নীতিও আজকেও মানুষ পড়াশোনা করে এর ওপর পিএইচডি করছে। তো এই এই মহিলার ভারতবর্ষের আজকের দিনেও, আজকের সমাজেও কতটা উনি প্রাসঙ্গিক, সেটাই আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি সারা দেশে ছড়িয়ে দিতে চাই। দেশের প্রত্যেকটা প্রান্তিক গ্রামে পর্যন্ত যেন ওনার সম্বন্ধে মানুষ জানতে পারে এবং সমাজ যেন ওনার থেকে উদ্বুদ্ধ হয়ে সমাজ এগিয়ে যেতে পারে। সেই প্রচেষ্টায় আজকে আমরা একটা ওয়ার্কশপ করছি রাজ্য কার্যালয়ে। এই ওয়ার্কশপের পরবর্তীকালে 21 থেকে 31শে মে পর্যন্ত আমরা প্রত্যেকটা জেলায় জেলায়, প্রত্যেকটা মণ্ডলে মণ্ডলে ওনার জীবনী নিয়ে আমরা কর্মসূচি নেব। रानी अहिल्याबाई होलकर एक आधुनिक और आदर्शवादी शासिका थी। उनका जन्म 31 मई 1725 को हुआ था। वे मराठा मालवा राज्य की रानी थी और युद्ध भूमि में स्वयं सेना का नेतृत्व करती थी। उन्होंने यह सिद्ध किया था कि एक रानी सहानुभूतिशील होने के साथ साथ शक्तिशाली भी हो सकती है। उनके द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णयों का महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने देश भर में सैकड़ों मंदिर और धर्मशालाएं बनवाकर समाज और राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोने का प्रयास किया है। महिला सशक्तिकरण में उनके योगदान के लिए रानी अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार भी दिया जाता है। भारतीयता के प्रति उनकी निष्ठा आज की पीढ़ी के लिए निश्चित रूप से प्रेरणा स्रोत बन सकती है, ऐसा त्रिपुरा प्रदेश भाजपा ने कहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। 2025 की टेट 1 और टेट 2 परीक्षा में जो प्रश्न पत्र बनाया गया है उसमें लगभग 40 प्रश्नों को पाठ्यक्रम से बाहर से लिया गया है, ऐसा आरोप लगा रहे हैं टेट परीक्षार्थी। इस मुद्दे को लेकर परीक्षार्थियों ने टीआरबीटी अध्यक्ष प्रत्युष रंजन देव से जाकर मुलाकात की। उन्होंने ये सवाल उठाया कि आखिर पाठ्यक्रम से बाहर के प्रश्न क्यों दिए गए हैं। परीक्षार्थियों ने यह भी पूछा कि यदि विशेषज्ञों द्वारा आंसर की तैयार की जाती है तो टेंटेटिव आंसर की में गलती क्यों है। इतना ही नहीं, जब वे उत्तर चुनौती देने की प्रक्रिया में गए तो पेमेंट ऑप्शन इनवैलिड दिखा। इस पर भी उन्होंने सवाल उठाया। परीक्षार्थियों का यह भी कहना है कि गलत प्रश्नों के लिए उन्हें उचित अंक दिए जाने चाहिए। পক্ষ থেকে বলছি, আমাদের মূলত দাবি ছিল আমাদের যে সিটিপি পার্টে আছে ওখানে কিছু কোশ্চেন ভুল আছে, কিছু কোশ্চেন আউট অফ সিলেবাসের আছে অন্তর্ভুক্ত। ইংলিশের ক্ষেত্রেও কিছু ডাবল কোশ্চেন আনসার আছে, বাংলার ক্ষেত্রেও কিছু গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক আছে। ওদের ওইখানে মেনশন আছে যে ইংলিশ থেকে বাংলাতে যদি ট্রান্সলেট করা হয় ইংলিশটাকে প্রায়োরিটি দেওয়া হবে, কিন্তু বাংলার ক্ষেত্রে তো কোথাও নেই। বাংলাটা তো ডাইরেক্ট বাংলার কথাই বলা আছে, ওইটা আমাদের প্রবলেম। আরো কিছু বাংলা থেকে আউট অফ সিলেবাসের কোশ্চেন আছে, আউট অফ সিলেবাসের কিছু কোশ্চেন আছে। তাছাড়া আমাদের জিওগ্রাফির ক্ষেত্রে প্রশ্ন কথা ছিল 15। प्रशासन की जल निकासी व्यवस्था के अभाव के कारण शनिवार सुबह की हल्की बारिश में ही कांचनपुर का काली मंदिर क्षेत्र और पुराना मोटर स्टैंड इलाका फिर से जलमग्न हो गया। इसके चलते सुबह सुबह ही कांचनपुर के पुराने मोटर स्टैंड क्षेत्र में
संपर्क लगभग पूरी तरह से ठप हो गया था। स्थिति को लेकर स्थानीय लोगों में तीव्र आक्रोश देखा गया। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि जल निकासी की समुचित व्यवस्था न होने के कारण एक ही महीने में ये तीसरी बार है जब कांचनपुर के कालीबाड़ी मंदिर परिसर और पुराना मोटर स्टैंड क्षेत्र पानी में डूब गया है। लेकिन प्रशासन इस पूरे मामले को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। এই যে আজকে আমরা কাঞ্চনপুরে আমার জন্মগ্রহণ, এত বড় বড় ফ্লাড হয় কিন্তু কাঞ্চনপুরে কোনো ফ্লাডের এত কোনো অসুবিধা হয় না, কিন্তু বর্তমানে সাধারণ অল্প 1 ঘন্টার বৃষ্টিতে কাঞ্চনপুর জলমগ্ন হয়ে যায়। কারণ কি, ড্রেন নিষ্কাশন এত খারাপ, ড্রেন নিষ্কাশন এত খারাপ হওয়ার দরুন কাঞ্চনপুর বাজারে এখন জল উঠে যায়, জল উঠে। তো এখন আমি सीपीआईएम त्रिपुरा राज्य समिति ने पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता और राज्य समिति के कोषाध्यक्ष बिजन आचार्य के निधन पर शोक व्यक्त किया है। सीपीआईएम के राज्य सचिव जितेंद्र चौधरी ने कहा कि बिजन आचार्य न केवल पार्टी के लेखा जोखा संभालते थे बल्कि पार्टी के आदर्शों की रक्षा में भी पूरी निष्ठा से समर्पित थे। शोक संदेश में पार्टी राज्य सचिव ने यह भी कहा कि उनके इस निधन से पार्टी में एक अपूर्णीय शून्यता उत्पन्न हो गई है। এই পার্টি রাজ্য কমিটির যে এই হিসাব রক্ষণাবেক্ষণ নিচ্ছে, এটা একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ। কিন্তু তার চেয়ে বড় কথাটা হলো তিনি খুব নীরবে, একজন নীরব সৈনিক যেরকম ভাবে এই অন্যান্য কাজের বাইরে পার্টির সংগঠনের কাজ করতেন, তার মধ্যে একটা অন্যতম একটা উদাহরণ স্বরূপ তার মৃত্যুতে একটা শূন্যতা তৈরি হলো। এবং আমরা চেষ্টা করব কিভাবে এই শূন্যতা পূরণে তার যারা গুণগ্রাহী, তার কাছ থেকে কাজ শিখেছেন এই ট্রেড ইউনিয়ন তথা ব্যাংকিং। बाकी न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ नाउ। शुभ रात्रि।